हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे चौहान राजवंश के बारे में। चौहान राजवंश के अंदर से अपन देख रहे थे, लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी बूंदी के चौहान। आज बात करते हैं दूसरा कोटा के चौहान। ये बूंदी और कोटा के चौहान हैं, ये हड़ौते के ही चौहान हैं। इनके दो भागों में अपन बांट कर पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालो कोटा के चौहान। कोटा का हाड़ा राजवंश बोल सकते हो, यहाँ पर हाड़ा राजवंश। ठीक है। जो कोटा है ये पहले क्या हुआ करता था, ये बूंदी राज्य का ही अंग था। ठीक है। बाद में राव भोज के द्वारा राव भोज के द्वारा 1585 से लेकर 1607 के मध्य इनका शासन रहता है। ठीक है। और ये बूंदी के शासक हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बेटे, नाम आ जाता है हरदय नारायण। ठीक है। हरदय नारायण को कोटा का शासक बनाया। ठीक है गाइज, शासक बनाया। तो सीधा सीधा शब्द आ जाता है कि कोटा का हाड़ा राजवंश के अंदर से सबसे पहला जो शासक बनता है वो नाम आता है हरदय नारायण, जो किसका बेटा था, राव भोज का बेटा था। और राव भोज ने क्या किया कि अकबर से स्वीकृति लेता है। स्वीकृति लेने के बाद में क्या होता है कि जो मुगल स्वीकृति जैसे इनको मिल जाती है तो कोटा का जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व आ जाता है। भोज के बाद में बूंदी के शासक बनते हैं राव रतन सिंह। और राव रतन सिंह के शासनकाल में हरदय नारायण हैं, वो क्या करते हैं, बूंदी के अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करता रहता है। लेकिन सांझा का जो विद्रोह बनता है वो 1623 में बनता है। शाहजहाँ का विद्रोह है। जो शाहजहाँ का विद्रोह चल रहा था उसके अंदर से क्या होता है कि सूसी युद्ध, कौन सा युद्ध है, सूसी के युद्ध के अंदर से जो हरदय नारायण है वो भाग तो लेता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है। इस बात का पता जहांगीर को चलता है। जहांगीर क्या करता है कि हरदय नारायण से कोटा छीन लेता है। तो ये बात लिख सकते हो यहाँ पर, सूसी के युद्ध में हरदय नारायण भाग गया तो कोटा राज्य शाहजहाँ द्वारा क्या कर लिया जाता है, छीन लिया। और इधर बात करें, उसी समय जो बूंदी का शासक रहता है राव रतन सिंह ने क्या किया कि अस्थायी रूप से कोटा का प्रशासन है वो अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है। बाद में 1624 की बात आती है। 1624 में उनका एक बेटा रहता है जिसका नाम था माधो सिंह। ठीक है। 1624 में नाम लिखो यहाँ पर राव रतन सिंह है, वो क्या करता है, अपने बेटे, और बेटे का नाम आ जाता है माधो सिंह को कोटा का क्या बनाता है, शासक बनाता है। और ये कौन था, ये राव रतन सिंह का पुत्र था। और बाद में क्या हो जाता है कि राव रतन सिंह है ना, इन राव रतन सिंह की जो मृत्यु है वो 1631 के अंदर से कहाँ पर होती है, यहाँ पर लिखो, नाम आ जाता है बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर राव रतन सिंह की मृत्यु होती है 1631 में। 1631 के बाद में शाहजहाँ क्या करता है कि माधो सिंह को कोटा का शासक स्वीकार कर लेता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक नया हेडिंग डालो, नाम आ जाता है राव माधो सिंह के बारे में बात करें तो राव माधो सिंह का जो शासनकाल चलता है वो 1631 से चलता है ऑफिशियली। ठीक है। 1631 से लेकर 1648 तक इसका शासन रहता है।
तो राव माधो सिंह हैं, ये क्या थे, ये कोटा का बूंदी से स्वतंत्र पहला विधिवत शासक था। इसके शासनकाल में मुगल बादशाह के दरबार में बूंदी का स्थान किसने ले लिया, कोटा ने ले लिया। ठीक है गाइज। और बात की जाए तो राव माधो सिंह के द्वारा एक तो नाम आ जाता है 1631। 1631 में नाम क्या लिखोगे, खाने जहाँ लोधी। और दूसरा अपन बात करें तो 1635 का, 1635 का क्या लिखोगे, नाम लिखो यहाँ पर झुंझार सिंह बुंदेला। झुंझार सिंह बुंदेला इन दोनों का विद्रोह दिवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसके द्वारा निभाई जाती है, ये राव माधो सिंह के द्वारा निभाई जाती है। और बात करें तो राव माधो सिंह के द्वारा इन्होंने क्या किया कि मुगल के कंधार अभियान और मध्य एशिया अभियान में अपनी वीरता का प्रमाण दिया। इसके बाद में क्या होता है कि सांझा इनसे खुश हो जाता है और इसके बाद में इन्हें रफ्तार घोड़ा पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर लिखो शाहजहाँ द्वारा कौन सा घोड़ा, रफ्तार घोड़ा पुरस्कार दिया। किसने दिया गया था, शाहजहाँ के द्वारा दिया गया था। अब बाद में बात करते हैं दूसरा जो राजा आ जाता है, उसका नाम लिखो यहाँ पर राव मुकुंद सिंह। ठीक है, राव मुकुंद सिंह के बारे में बात करें तो राव मुकुंद सिंह का जो शासनकाल चलता है वो 1648 से स्टार्ट होता है और 1658 तक चलता है। तो बात की जाए राव मुकुंद सिंह के बारे में तो इनके द्वारा क्या होता है कि मुगल जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था ना, उसके अंदर 1658 और 1659 के अंदर से शहजादे दारा के पक्ष में और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना में धर्मत के मैदान में ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और बात की जाए तो राव मुकुंद सिंह के द्वारा क्या क्या करवाया जाता है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखो राव मुकुंद सिंह ने गागरोन की मीठे साहब की दरगाह को खड़िया नामक क्या किया, गांव जागीर में प्रदान की थी। ठीक है। और बात करते हैं तो मुकंदरा में इन्होंने अपने एक प्रियतम थी उसके लिए अबली के महल बनवाए थे। तो यहाँ पर लिखो मुकुंदरा में अबली के महल बनवाए। किसके द्वारा बनवाए जाते हैं, राव मुकुंद सिंह के द्वारा बनाए जाते हैं। राव मुकुंद सिंह के बाद में जो शासक बनता है उनके बारे में बात करें तो नाम बनता है उनका राव जगत सिंह। राव जगत सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1658 से स्टार्ट होता है, 1658 से लेकर 1683 तक। ठीक है। बाद में दूसरा जो शासक आता है उसका नाम लिखो यहाँ पर राव किशोर सिंह का जो शासनकाल रहता है ना गाइज वो 1684 से लेकर 1694 तक नहीं 96 तक है। 1684 से 1696 तक इनका शासनकाल बनते हैं, मतलब ये शासन बनते हैं कि इनके बाद में राव मुकुंद सिंह के बाद। एक बात और की जाए जैसे राव जगत सिंह है, ये क्या करते हैं, खजुआ के युद्ध में औरंगजेब का साथ देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो खजुआ के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब
का साथ दिया। किसके द्वारा दिया गया? राव जगत सिंह के द्वारा दिया जाता है। और बात करें तो राव किशोर सिंह के शासनकाल में कुछ घटनाएं हैं, उनका जिक्र अपन करते हैं। तो राव किशोर सिंह ने क्या किया? कोटा के अंदर से किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया। यहाँ पर क्या लिखोगे? इन्होंने कोटा में कौन सा बनाया? किशोर सागर तालाब बनाया। ठीक है साथियों। और बात करते हैं तो इन्हीं के समय एक जैन व्यापारी रहते हैं जिनका नाम रहता है बघेरवाल। यहाँ पर देखते हैं, देखो, बघेरवाल जैन व्यापारी ने क्या बनाया? याद रखना, चांदखेड़ी में भगवान आदिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर लिखो चांदखेड़ी में भगवान आदिनाथ का मंदिर बनाया था। ये किनके द्वारा बनाया जाता है? ये व्यापारी आ जाते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है, लेकिन शासनकाल रहता है राव किशोर सिंह का। और बात करें तो किशोर सिंह के द्वारा जो पुनर्विवाह कर है ना, वो वसूला गया था। तो यहाँ पर लिखो, किशोर सिंह के द्वारा कौन सा कर? याद रखना, पुनर्विवाह कर, या फिर एक और नाम आ जाता है इस कर का, यहाँ पर लिखो छाली या फिर छोली, दोनों एक ही चीज़ है, याद रखना। ठीक है, वसूला था इनके द्वारा, किशोर सिंह के द्वारा। अब क्या होता है? किशोर सिंह के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम आ जाता है राव राम सिंह प्रथम, इसको अपन बोल सकते हैं। ये कोटा का शासक बनता है। 1696 से 1707 के मध्य इसका शासन रहता है। कैसे शासन बनता है, शासक बनता है, उनके बारे में बात करें तो राव किशोर सिंह के बाद में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, या फिर इसको बोल सकते हो आवा का युद्ध होता है। आवा के युद्ध के अंदर से राव राम सिंह प्रथम है वो विजय हो जाते हैं, और विजय होने के बाद में वो क्या होते हैं? कोटा के शासक बनते हैं। इधर अपन दिल्ली की तरफ बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर से क्या होता है कि जो औरंगजेब के पुत्र थे ना, उनके मध्य भी क्या हो जाता है? उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। इसके अंदर से क्या होता है? नाम लिखो, यहाँ पर नाम आ जाता है उसका जाजू का युद्ध होता है। ये उत्तराधिकार का ही युद्ध है, और इसके अंदर से क्या होता है कि औरंगजेब के जो पुत्र हैं वो सत्ता हथियाने के लिए कि ये लड़ाई करते हैं कि मैं राजा बनूं, इसके लिए ये युद्ध होता है। नाम आता है उसका जाऊज का युद्ध। 1707 में होता है। कब होता है? 1707 के अंदर से। 1707 के अंदर से क्या हो जाता है कि जो राव राम सिंह प्रथम है, जो कोटा का शासक है, ये क्या करता है? नाम यहाँ पर लिखो, शहजादा आजम की तरफ से ये लड़ाई लड़ता है, जिसके अंदर से क्या हो जाता है? शहजादा आजम की ओर से लड़ा और मारा गया। ठीक है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट शासक आता है। अब नेक्स्ट जो शासक बनता है कोटा का, उसका नाम आ जाता है महाराव भीम सिंह। क्या नाम आता है? महाराव भीम सिंह उनका नाम आ जाता है। इनका जो शासनकाल रहता है वो 1707 से स्टार्ट होता है और 1720 तक चलता है। ये महाराव भीम सिंह है ना, ये जो किसके पुत्र थे ये भी याद रखना। इनके पिता का नाम था राम सिंह, जो जाजू के युद्ध के अंदर से मारे जाते हैं, जो उत्तराधिकार युद्ध था, जो आजम का साथ दे रहे थे ना, उसके अंदर। अब इनके बारे में बात करें तो मुअज्जम के युद्ध के बाद में जो युद्ध चल रहा था ना, उस युद्ध के बाद में क्या होता है कि जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था मुअज्जम, और मुअज्जम के अंदर से वो मुअज्जम है वो खुद उसमें युद्ध में जीत जाता है। जीत जाने के बाद में क्या होता है कि उसने बूंदी का शासक नाम आ जाता है बुद्ध सिंह। ठीक है, इधर आ जाता है बूंदी।
और बूंदी का जो शासक रहता है बुद्ध सिंह। कौन रहता है? बुद्ध सिंह रहता है। ये बुद्ध सिंह को क्या कहता है, और इधर रहता है कोटा। और कोटा के लिए इस बुद्ध सिंह को उकसाया जाता है कि तू आक्रमण कर, लेकिन क्या करता है कि ये जो बूंदी की जो सेना है बुद्ध सिंह की, जो कोटा पर आक्रमण करती है, लेकिन वो हार जाती है। बाद में क्या हो जाता है कि जो कोटा का शासक था, नाम था उसका भीम सिंह। ये सोचता है कि मेरे पर आक्रमण क्यों किया। ये वापस किसके ऊपर आक्रमण करता है? बूंदी के ऊपर आक्रमण करता है। कब करता है ये भी याद रखना, 1713 में आक्रमण करता है। 1713 के अंदर से भीम सिंह है वो बूंदी के ऊपर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में उनका जो राजकोष है तथा धूलवाणी और एक कड़क बिजली तोप लेकर चला जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर देखो, आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में क्या क्या चीज़ ले जाती है? एक तो राजकोष ले जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो एक का नाम जाता है धूलवाणी, और दूसरे का अपन बात करें तो नाम यहाँ पर लिखो कड़क बिजली, कड़क बिजली तोप। ये दोनों लेकर चला जाता है कहाँ पर? कोटा में। और बात करें तो महाराव भीम सिंह को है ना फर्क्यूसियर ने 5000 मनसबदार बनाया था, ठीक है। और उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने क्या किया? भीम सिंह को महाराव का खिताब दिया था, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो उदयपुर महाराणा अमर सिंह सेकंड ने भीम सिंह को कौन सा खिताब दिया? तो याद रखना महाराव का खिताब दिया था। और बाद में क्या हो जाता है कि शाही दरबार में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने क्या कर दिया? स्वीकृति देने के बाद में भीम सिंह को महाराव की उपाधि दे दी जाती है, ठीक है। बाद में बात अपन करें तो इनके बारे में सैयद बंधुओं के पक्ष में क्या करता है? निजाम से लड़ता हुआ कुरवई के युद्ध में 1720 के अंदर से महाराव भीम सिंह है वो मारा जाता है, ठीक है। किसकी तरफ से लड़ता है? ये सैयद बंधुओं की तरफ से। सैयद बंधुओं के पक्ष में कौन से युद्ध में? याद रखना कुरवई के युद्ध में लड़ता हुआ 1720 में मारा गया। कौन मारा गया? महाराव भीम सिंह मारा गया। और बात करें महाराव भीम सिंह के बारे में तो भीम सिंह है वो कर्षण भक्त था, ठीक है, कर्षण भक्त था। और बात करें स्वयं को कर्षण दास कहलाने का गौरव अनुभव करता है ये। और अपने शासनकाल में उन्होंने क्या किया? कोटा के अंदर 2 गांव हैं उनको बसाता है। नाम आ जाता है एक का तो नंद गांव और दूसरे का नाम लिखो यहाँ पर शेरगढ़। इसको बसाया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया? निर्माण कार्य के बारे में बात करें तो भीम विलास, कौन सा? भीम विलास। दूसरा बात करें तो भीमगढ़ का किला बोल सकते हो, भीमगढ़ का किला। दूसरा बात करें तो ब्रजनाथ जी व आशापुरा जी का मंदिर बनवाया, ठीक है। और बात की जाए तो इनके शासनकाल में सर्वाधिक विकास होता है कोटा का। यहाँ पर लिखो इनके शासनकाल में कोटा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है साथियों। और आगे बात करते हैं तो भीम सिंह के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम जाता है राव अर्जुन सिंह। राव अर्जुन सिंह
ये क्या करता है, 1720 से लेकर 1723 तक शासन बनता है और कोटा का, ठीक है। और इनके बाद में ज़्यादा कोई खास है नहीं। और इनके बाद में जो शासक बनते हैं राव दुर्जनशाल, ठीक है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो राव दुर्जनशाल भी बोल सकते हो, फिर महाराव दुर्जनशाल भी बोल सकते हो। इनका जो शासनकाल रहता है वो 1723 से स्टार्ट होता है, 1756 तक चलता है। कब तक, 1723 से 1756 तक इनका शासनकाल चलता है। दुर्जनशाल ने क्या किया कि अपने बड़े भाई श्याम सिंह को क्या किया, उदयपुरिया का युद्ध होता है उसमें वो हरा देता है। यहाँ पर अपन बात करें राव दुर्जनशाल, विपक्ष दूसरा जाता है कौन, इसका जो भाई रहता है नाम है उसका श्याम सिंह। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। कहाँ, उस युद्ध का नाम बात करें तो यहाँ पर लिखो उदयपुरिया का युद्ध। इसमें इसकी जीत हो जाती है और ये हार जाता है। और जीत हो जाने के बाद में महाराव दुर्जनशाल है, ये कोटा का शासन बनता है। कोटा का यह अंतिम शासक था जिसने मुगलों से अच्छे संबंध बनाए रखे और इसके समय में कोटा के राज्य के अंदर से मुगल प्रभाव समाप्त होकर मराठा का जो प्रभाव है वो स्थापित होता है। और बात की जाए तो महाराव दुर्जनशाल के जो शासनकाल के अंदर से जो दीवान का पद था ना, वो झाला हिम्मत सिंह के पास में था। इनके समय में झाला हिम्मत सिंह अपने भाई के पुत्र झाला जालिम सिंह को गोद लिया था, जो आगे चलकर झाला जालिम सिंह क्या करते हैं, राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आपको देखने को मिल जाता है। अब क्या होता है कि राव दुर्जनशाल है, दुर्जनशाल के बाद में जो नेक्स्ट शासक बनता है वो इनका भाई बनता है, उसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1757 से स्टार्ट होता है, 1757 से 1757 तक ही चलता है, ज़्यादा टाइम नहीं चलता है। अल्प समय के लिए कोटा के शासक बनते हैं। और अजीत सिंह के बाद में जो कोटा का नेक्स्ट जो शासक बनता है उसका नाम आ जाता है शत्रुसाल। कौन सा बनता है, शत्रुसाल, ये बनता है। इनके बारे में बात करते हैं तो देखो, इनको बोल सकते हैं अपन महाराव शत्रुसाल। महाराव शत्रुसाल प्रथम अपन बोल सकते हैं। इनका जो शासनकाल स्टार्ट होता है 1757 से स्टार्ट होता है और 1764 तक चलता है। बात करें इनके शासनकाल के अंदर से क्या होता है, इनके शासनकाल में बंटवाड़ा का युद्ध होता है। कौन सा होता है, बंटवाड़ा। बंटवाड़ा का युद्ध हुआ, या फिर बोल सकते हो 12 का युद्ध होता है 1761 में। 1761 के अंदर से होता है, जिसमें से झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में कोटा की सेना ने क्या किया, जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह को हरा दिया गया। ठीक है, किन किन के मध्य होता है ये भी थोड़ा सा याद रखना। नाम लिखते हैं अपन झाला जालिम सिंह, जालिम सिंह। और दूसरा जाता है, दो आता है इधर, कौन नाम आता है उसका, सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह, इसमें से इनकी हार हो जाती है और इनकी इसमें जीत होती है। वैसे शासक रहता है ये महाराव शत्रुशाली रहता है, लेकिन झाला जालिम सिंह है वो नेतृत्व करता रहते हैं, फिर सेनापति रह सकते हैं, ये अपन कह सकते हैं। इस युद्ध का जो सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो झाला जालिम सिंह को दिया जाता है कि भाई तूने अच्छा काम किया, तेरे कारण हम जीते। ठीक है। और बाद में क्या हो जाता है कि जो जालिम सिंह है ना, वो जालिम सिंह ने क्या किया, पिंडारियों और मराठाओं से दोस्ती करके कोटा की रक्षा की। और इस समय कोटा में जो शासक था वो झाला जालिम सिंह का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है। और बाद में क्या होता है कि जालिम सिंह को उदयपुर के महाराणा ने राज राणा की उपाधि दी थी। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन झाला जालिम सिंह। जालिम सिंह को उदयपुर महाराणा ने राज राणा, कौन सी, राज राणा, ये याद रखना, कि उपाधि दी थी। और बात करें तो याद रखना झाला जालिम सिंह को कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है।
यहाँ पर लिखो कोटा राज्य का, कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो शासक आता है उनके बारे में अपन बात करते हैं। नाम अपन लिखते हैं महाराव गुमान सिंह। महाराव जो गुमान सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1764 से स्टार्ट होता है और 1770 तक चलता है। 1764 से 1770 तक इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर से क्या होता है, महाराव गुमान सिंह है वो क्या करते हैं कि जो जालिम सिंह है, झाला जालिम सिंह, इसका जो प्रभुत्व है वो महाराव शत्रुसाल के प्रथम के समय ही बढ़ रहा था। तो गुमान सिंह क्या करते हैं कि झाला जालिम सिंह को कोटा से निकाल देते हैं। उनकी एक जागीर रहती है नंता, उस जागीर को भी इनके द्वारा जब्त कर लिया जाता है। और बात करें तो जो झाला जालिम सिंह है ना, इसकी दोस्ती मराठा और पिंडारियों से पहले से थी। तो बाद में क्या हो जाता है कि जो मराठाओं का गतिरोध है वो कोटा के ऊपर बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोटा की स्थिति खराब होने लग जाती है। बाद में मराठा के एक वकील आते हैं, नाम आ जाता है उसका लालजी बल्लाल। लालजी बल्लाल के माध्यम से जालिम सिंह को क्या किया जाता है, वापस कोटा बुलाया जाता है। और कोटा बुलाने के बाद में अपने अल्पवयस्क पुत्र उमेद सिंह को उसका संरक्षक नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो आप यहाँ पर महाराव उमेद सिंह। ठीक है, महाराव उमेद सिंह के बारे में अपन बात करें तो इनका जो शासनकाल चलता है 1770 से लेकर 1770 से स्टार्ट होता है और कब तक, 1819 तक चलता है। उमेद सिंह के शासनकाल में झाला जालिम सिंह की शक्ति और निरंकुशता चरम पर थी। इसने क्या किया कि इसके शासनकाल में मराठाओं को धन देकर और कूटनीति से कोटा से दूर रखा था। 1817 के अंदर से क्या होता है, 1817 में अंग्रेजों से संधि कर ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो 1817 में अंग्रेजों से संधि की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो शासक आते हैं उनका नाम लिखो आप यहाँ पर, नाम आ जाता है महाराव किशोर सिंह। महाराव किशोर सिंह के बारे में अपन बात करें तो इनका जो शासनकाल रहता है 1819 से लेकर 1828 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। इन्होंने क्या किया, झाला जालिम सिंह के प्रशासनिक शक्तियों को लेकर इनका मतभेद इस कदर बढ़ने लगा था कि 1 अक्टूबर 1821 को झाला जालिम सिंह और उसके मध्य मंगरोल बारा का युद्ध हुआ, जिसमें से अंग्रेजों का सहयोग कौन करते हैं, कर्नल टोड जालिम सिंह को प्राप्त हुआ और किशोर सिंह युद्ध में परास्त हो गया। किशोर सिंह नाथ द्वारा चला जाता है और कोटा राज्य है वो श्रीनाथ जी को समर्पित कर दिया जाता है। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता के बाद में क्या होता है कि किशोर सिंह है ये 1821 में पुनः वापस कोटा लौट आता है। बाद में अपन बात करें तो इनके समय झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो जाती है 1824 में। 1824 में जब झाला जालिम सिंह की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र माधो सिंह कोटा का फौजदार बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कोटा का नेक्स्ट शासक बनता है महाराव राम सिंह। कौन सा बनता है, महाराव राम सिंह है सेकंड। इनके बारे में बात करें तो इनका शासन 1828 से स्टार्ट होता है और 1865 तक चलता है। इनके बारे में बात करें, फिर इनके शासनकाल के बारे में बात करें तो राम सिंह के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने 1837 में कोटा से या फिर 1837 में कोटा से 17 परगने, कितने परगने, 17 परगने, कुछ विद्वान मानते हैं 19, लेकिन वैसे देखा जाए तो 17 परगने अलग करके झालावाड़ राज्य की स्थापना की जाती है और झालावाड़ का जो शासक बनाया जाता है। ठीक है, ये 17 परगने अलग कर झालावाड़ राज्य बनाया।
ठीक है, अंग्रेज अलग करते हैं, ये भी याद रखना। और जो झालावाड़ राज्य का जो शासक बनता है उस शासक का नाम आ जाता है झाला मदन सिंह। क्या नाम आता है उनका? झाला मदन सिंह शासक बनता है किसका? झालावाड़ राज्य का। ये थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे बात करें तो अंग्रेज़ों के द्वारा 1838 में इसे नई रियासत बनाई। ठीक है, किसको? झालावाड़ राज्य को। और 1857 की क्रांति के समय क्या होता है कि राव राम सिंह सेकंड को क्या होता है, जयदयाल और मेहराब खां के साथ में मिलकर जनता ने क्या किया, महलों में नज़रबंद कर दिया गया। 1857 की क्रांति के समय मेजर बर्टन की रक्षा न कर पाने के आरोप में इसके अंदर से क्या होता है कि जो तोपों की सलामी है वो पहले 17 हुआ करती थी, उसको घटाकर 13 कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो शासक आ जाता है कोटा राज्य का, उसका नाम लिखो यहाँ पर, महाराव शत्रुसाल द्वितीय। इनका जो शासन रहता है 1865 से लेकर 1888 के मध्य तक इनका शासन रहता है। बात की जाए महाराव शत्रुसाल सेकंड के बारे में तो इनके द्वारा 1865 में कोटा का शासक बना। बाद में क्या होता है, इस समय कोटा का जो शासक है उस कोटा के ऊपर जो अंग्रेज़ों का अधिकार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसके कारण महाराव शत्रुसाल सेकंड है वो नाम मात्र का शासक था दिखाने के लिए। वास्तविक जो सत्ता थी वो अंग्रेज़ों की कृपा से चल रही थी। अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से एक शासक बना रखा था जिसका नाम था फैजल अली। फैजल अली को 9 तोपों की सलामी प्राप्त हुआ करती थी। फैजल अली को कोटा का दूसरा और झाला जालिम सिंह भी कोटा कहा जाता है, ये भी याद रखना। अब जो नेक्स्ट जो शासक बनता है उसका नाम अपन लिखते हैं महाराव उमेद सिंह। क्या नाम आता है? महाराव उमेद सिंह। महाराव उमेद सिंह सेकंड है, ये भी याद रखना। इनका जो शासनकाल 1888 से स्टार्ट होता है और 1940 तक चलता है। अब क्या था, महाराव उमेद सिंह सेकंड है, ये उमेद सिंह कोटड़ा, ये भी याद रखना। उमेद सिंह कोटड़ा जागीरदार छगन सिंह का पुत्र हुआ करता था, जिसने क्या किया, मेयो कॉलेज अजमेर में है उससे शिक्षा प्राप्त की और 1894 में इसे शासन संबंधी अधिकार दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? 1896 में, लेकिन ये शासक बन जाता है 1888 में। ठीक है, बाद में अपन बात करें तो कोटा के 17 परगने जो झालावाड़ को दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, उसमें से 15 परगने हैं वो कोटा को वापस मिल जाते हैं 1 जनवरी 1899 को। ठीक है, जिसको कोटा राज्य में मिला दिया जाता है। इनके शासनकाल के अंदर से बात करें तो वायसराय लॉर्ड कर्जन कोटा आए थे। लॉर्ड कर्जन बात करें तो लॉर्ड कर्जन कोटा आने वाला प्रथम वायसराय था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कोटा राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम आ जाता है महाराव भीम सिंह। महाराव भीम सिंह बोल सकते हो तो इनका जो शासनकाल 1940 से स्टार्ट होता है और 1948 तक चलता है और ये कोटा राज्य का अंतिम शासक हुआ करता था। और इसी के साथ में आपका जो कोटा राज्य के या फिर कोटा का हाड़ा राजवंश है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इसी प्रकार से अपन ने जो हाड़ौती के चौहान राजवंश है वो कंप्लीट पढ़े, बूंदी के अलग देखे हैं और कोटा के अलग देखे हैं। चौहान राजवंश के अंदर से एक राजवंश और बचता है जिसका नाम आ जाता है सिरोही के चौहान। उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।